नमस्ते दोस्तों। आज हम फिर रवि कुमार सिन्हा की कॉपी का अध्ययन करेंगे। ये इकोनॉमी की कॉपी है जो कि 2021 में ही लिखा था और 2021 के ये टॉपर हैं। इनकी 18वीं रैंक है। तो इकोनॉमी ये कैसे लिखते हैं इनका, ये दिल्ली सेंटर मुखर्जी नगर में ही थे। विजन की कॉपी है, विजन IAS की है और हिंदी मीडियम है इनका। इनका ये रजिस्ट्रेशन नंबर विजन में ये था। तो हम देखते हैं इनकी कॉपी, ऊपर से हम देखने की कोशिश करेंगे कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या होता है। मेरे अनुसार तो ये रहेगा कि आप प्रभावी भूमिका लिख देते हो। एक तो होती प्रभावी भूमिका, सेकंड होता है बीच के 3 चरण होते हैं, ठीक है, और लास्ट में होता है प्रभावी निष्कर्ष। अगर निष्कर्ष भी आप प्रभावी लिख दो। अब बीच के चरण में क्या होगा, तो सबसे पहले तो शायद चुनौती पूछी जाएगी, उसकी कोई अगर चीज़ होगी तो चुनौती पूछी जाएगी। फिर पूछा जाएगा उसके लिए क्या समाधान है, ठीक है ना, और उसके लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, या सरकार ने क्या कदम उठाए और क्या समाधान। ऐसी चीज़ें अक्सर पूछी जाती हैं क्वेश्चन के अंदर। तो ये 5 चरण अगर आपके पूरे हो जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी के संदर्भ में हम देखते हैं, जैसे यहाँ क्वेश्चन ये है कि बजटेतर उधारी जो होता है ना, ऑफ बजट बोरोइंग का अर्थ स्पष्ट कीजिए। पहले तो सबसे पहले परिभाषा दे दी है, तो इन्होंने परिभाषा यहाँ लिख दी। देखो उन उधारियों को कहते हैं और उसमें ये 3 पॉइंट दे दिए हैं कि क्या क्या होती बजटेतर उधारियाँ। ये है इनका फर्स्ट पार्ट। विभिन्न व्ययों के लिए धन जुटाने में सरकार की सहायता करने में इनकी भूमिका। अब सरकार की भूमिका पूछी हुई है, तो यहाँ देखो सरकार की भूमिका इन्होंने लिख दी। और इनको भी देखो यहाँ पहले पॉइंट में लिखा, फिर इसका उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल दे दिया, पॉइंट के रूप में लिख दिया, अंडरलाइन किया, उदाहरण के रूप में। उदाहरण तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, सरकार के पास कम है। बिल्डिंग प्रबंधन व तकनीक काउंसिल है, 4 वर्षों में 60,000। ये देखो ये सारे उदाहरण दे दिए, उदाहरण जरूरी, और नीचे सिंपल पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंट, 5 पॉइंट कर लिए इन्होंने। तो ये भूमिका हो गई। सेकंड चीज़ है इनकी वांछनीयता पर टिप्पणी करना। इनकी क्या वांछनीयता है, ठीक है ना, तो वांछनीयता उसके संदर्भ में ये 5-6 पॉइंट दे दिए, ये वांछनीयता। और नीचे उपयुक्त संदर्भ में सरकार क्या कर रही है, मैंने बोला सरकार की स्टेप है, तो ये सरकार का स्टेप है, ठीक है। इसे ही आप आगे की राह भी बोल सकते हो, सॉरी इसे हम बोल सकते हैं आगे की राह, आगे की राह बोल सकते हैं। और कभी कभी रवि कुमार सिन्हा की एक बड़ी खासियत ये है कि आगे की राह बताने के बाद निष्कर्ष बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, आगे की राह बताएंगे, फिर निष्कर्ष बता देंगे। आगे वाले क्वेश्चन बताएंगे, इस क्वेश्चन इन्होंने नहीं बताया। अब सेकंड क्वेश्चन है, यह तर्क दिया जाता है कि भारत की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित खाद्य फसलों की आवश्यकता है। तो आनुवंशिक रूप से खाद्य फसलों की आवश्यकता है, तो इन्होंने यहाँ पहले सबसे पहले तो ये खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में ये चर्चा की है। और इन्हें योगदान देने के लिए आवश्यकता क्यों है, क्योंकि ये क्या क्या योगदान देते हैं उसके संदर्भ में इन्होंने वेन डायग्राम के माध्यम से बता दिया है। अब आगे क्या पूछ रहे हैं कि GM फसलों की शुरुआत से संबंधित चिंताओं के आलोक में, अब चिंताएं क्या क्या हैं, तो चिंताएं की इन्होंने यहाँ चर्चा की। सुरक्षात्मक मुद्दे वही होते हैं, चिंता ही होता है। तो स्वास्थ्य से संबंधित मुद्दा हो जाएगा, एक स्वास्थ्य संबंधित मुद्दा हो गया, ठीक है, 3 पॉइंट दे दिए। इंपॉर्टेंट जो भी लाइन होगा उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। तकनीक संबंधी मुद्दे हैं, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर दिया। और उदाहरण बहुत ज़्यादा थे, जैसे जैव विविधता, ये जीन फ्लो की समस्या, ये सब उदाहरण ही है आप, ठीक है, उदाहरण बहुत ज़्यादा है। और आगे की राह इन्होंने दिखा दी। मैंने बोला ना, आगे की राह दिखाने के बाद ये निष्कर्ष देते हैं। इनकी ये यूनिक विशेषताएं जो मैंने देखी हैं, और जो भी अगर इंपॉर्टेंट होगा उसको ये अंडरलाइन करेंगे। और इनका ज़्यादा टारगेट होता है SDG को शामिल करना, ऐसे। अब क्वेश्चन ये है कि अपने कृषि क्षेत्र का समर्थन करने के लिए भारत की मूल्य हस्तक्षेप नीतियां न केवल एक अप्रभावी, देखो ये क्या बोल रहा है, अप्रभावी व्यवस्था का निर्माण करती है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों से संबंधित मामलों को भी जटिल बना देती है। ये दोनों होती है, एक तो अप्रभावी होती है और एक जटिल भी बना देती है। क्या बनाती है कि कृषि समर्थन करने के लिए भारत की मूल्य हस्तक्षेप नीतियां, बोलो MSP की बात की जा रही, सॉरी MSP। तो कैसे ये अप्रभावी और कैसे जटिल, ये दोनों बता देंगे। जैसे सबसे पहले इन्होंने भूमिका लिख दी, उसके बाद इसके लाभ भी बताए कि इसके लाभ क्या क्या हैं। लाभ होने के बाद इन्होंने देखो इंपॉर्टेंट, ये जो वेन डायग्राम के माध्यम से पॉइंट वाइज कैसे ऊपर नीचे, इसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन। आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा ना, तभी आप बेहतर अच्छे से लिख पाओगे। अब MSP व्यवस्था है, जैसे 0.5% क्या होती, तिलहन की खरीद हो पाती है, लेकिन ज़्यादातर गेहूँ और चावल की हो पाती थी, ये दिक्कत करती है। अब आवश्यक वस्तु अधिनियम इन्होंने बता दिया है, ठीक, 1955 का आवश्यक वस्तु अधिनियम। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में बता दिया भाई कैसे कैसे चुनौतियां ये पेश कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि WTO बोलता है कि 10% से ज़्यादा सब्सिडी नहीं है, ठीक। और उसके बाद नीचे ये बात कर ली, समावेशी विकास है, निजी निवेश है, निर्यात नीति है, पुनर्निमेयता है। ये इनकी विशेषता है, संस्कृत शब्दावली का भी ज़्यादा यूज़ करते हैं।
भारत के पास एक अग्रणी वैश्विक खाद्य आपूर्ति बनने का अवसर है। मतलब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अवसर तो है, तो अपन को पहले बताना कि अवसर क्या है, तो इन्होंने देखो ये अवसर बता दिया, यहाँ अवसर है। सेकंड पूछा है बेशर्त उसके पास एक कुशल आपूर्ति श्रृंखला और सही विपणन रणनीति हो। तो क्या इसके लिए क्या क्या है, तो जरूरत कुशल आपूर्ति श्रृंखला के लिए, और ये पॉइंट वाइज इन्होंने बता दिया और नीचे एक एग्जाम्पल दे दिया। ये देखो आंकड़े हैं, तथ्यात्मक जानकारी है। अब उचित विपणन नीति सेकंड पूछा हुआ था, उसकी बात बता दिया। देखो तथ्यात्मक जानकारी बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, और मुख्यतः जो पॉइंट है उसको अंडरलाइन करके सबसे आगे लिखने का ही प्रयास करते हैं। अब सेज वेज है, उसके बारे में भी बता दिया इन्होंने। निर्यात नीति है। भूमि उपयोग दक्षता को प्रोत्साहित करने और आर्थिक वृद्धि को सक्षम बनाने के लिए भूमि बैंक भारत में तेजी से प्रमुखता प्राप्त कर रहे हैं। अब भूमि बैंकों के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि भूमि बैंक क्या कर रहे हैं, तेजी से प्रमुखता प्राप्त कर रहे हैं। तो इन्होंने बता दिया भाई भूमि बैंक का लाभ क्या है, ठीक है। उसके बाद भूमि उद्योगी जो भी है इन्होंने बता दिया। देखो ये तथ्यात्मक जानकारी दे रहे हैं, मुख्यतः पॉइंट को अंडरलाइन कर रहे हैं यहाँ पे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या था कि इस संदर्भ में भूमि बैंकों के लाभों और संबंधित चिंताओं, लाभ और चिंता दोनों बताने हैं। तो सबसे पहले इन्होंने लाभ की यहाँ चर्चा कर ली, ठीक है, और उसके बाद चिंता यहाँ बता दी। चिंता भी पॉइंट वाइज बता दी। देखो ये तथ्यात्मक जानकारी है। अब कोई एक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, अमरावती भूमि पुलिंग। अब अमरावती कौन जानता है यार भूमि पुलिंग को, लेकिन ये बहुत ही गहराई से पड़ा हुआ है इनका। और ये देखो ये इनकी प्रभावी भूमिका या निष्कर्ष है। मरुस्थलीकरण की वर्तमान समय की सबसे बड़ी पर्यावरणीय चुनौतियों में से एक के रूप में वर्णित किया गया है। जलवायु परिवर्तन इसे और मरुस्थलीकरण एक चुनौती है, तो पहले बताना है कि चुनौती कैसे है। तो जलवायु परिवर्तन व मरुस्थलीकरण के संदर्भ में इन्होंने चुनौती बताई। तो जलवायु परिवर्तन इसे और बदतर बना रहा। अब जलवायु परिवर्तन कैसे बदतर बना रहा, जलवायु परिस्थिति और मरुस्थलीकरण का जो भी संबंध है, इनको देखो वाइन डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं, कभी फोटो बना रहे हैं। यही होता है प्रेजेंटेशन। आप क्या होते हैं कि पूरा का पूरा पैराग्राफ बना के लिख देते हैं, उनका पढ़ने का मन ही नहीं करा। अब ये समस्याएं पूछी थी, इन्होंने समस्या बता दी। आर्थिक समस्या, पर्यावरणीय समस्या, सामाजिक समस्या और आगे की राह। ये मैंने कहा ना इनकी विशेषता क्या, आगे की राह देने के बाद ये आपके निष्कर्ष देते हैं। ये इनकी यूनिक फीचर्स है। रवि कुमार सिंह बौद्धिक संपदा अधिकारों के संदर्भ में ओपन सोर्स लाइसेंस के तहत परियोजनाओं को जारी करने, लाभ और हानि के संदर्भ में बात की हुई है। तो ये पहले इनकी जो भी भूमिका बनानी, ये देखो लाभ ऐसे लिख रहे हैं आप। जैसे यहाँ अगर ये देखो यहाँ गैप बना दिया, ऊपर ये हो गया, नीचे ऐसे कर लिया, डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वेन डायग्राम बना रहे हैं। हानियों के अंदर भी देखो कैसे, इससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट शामिल कर पाते हो, स्पष्ट दिख जाता है। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, स्टार्टअप कल्चर है, इसके संदर्भ बता देते हैं। और आगे की राह भी बता देते क्या करने की आवश्यकता है, और लास्ट में निष्कर्ष IPR नीति के संदर्भ में दे दिया है। अब ये 8वां क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र पर सरकार की एकमात्र संस्था का प्रभुत्व रहा है। अंतरिक्ष क्षेत्र पर एकमात्र संस्था कौन सी, इसरो। ये ज्यादातर दो। इस कथन के आलोक में भारत में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों को प्रोत्साहित करने में भारतीय अंतरिक्ष संघ के महत्व। अब अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का अभी जो प्रोत्साहित किया जाता है उसमें क्या महत्व है। तो अब एकाधिकार के परिप्रेक्ष्य में आवश्यकता क्या है कि भाई बाजार है, अनुसंधान रिसर्च है, अन्य पक्ष है। ये देखो तथ्यात्मक जानकारी बहुत ज़्यादा देते हैं। 7 बिलियन, 360 बिलियन। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतरिक्ष संघ का महत्व क्या क्या है, तो देखो महत्व को इन्होंने यहाँ बता दिया है। और अन्य उपायों की जरूरत क्या है, अन्य उपाय बता दिया है, ठीक है। और ये आगे गिरा है अन्य में। भारतीय सुरक्षा और शहरी क्षेत्रों को सुरक्षित बनाने में मानव और मशीन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका। इस संदर्भ में चर्चा कीजिए कि दोनों की भूमिका। तो पहले दोनों की भूमिका बता, तकनीकी भूमिका क्या है, मानव की भूमिका देखो शहर के संदर्भ में, राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में, और प्रौद्योगिकियों किस प्रकार भारत की आंतरिक चुनौतियों से निपटने में। अब प्रौद्योगिकी किस प्रकार है ना चुनौती से निपट सकती है, तो इस संदर्भ में पहले भूमिका बता दी है, ठीक है। ये तथ्यात्मक जानकारी बहुत ज़्यादा दे रहे, देखो 24/7 है। और सेकंड है निवारक की भूमिका क्या होगी, निवारक की भूमिका के ऊपर ये इन्होंने नेट ग्रेड के संदर्भ में बता दिया है। और तकनीकी जवाबदेही में इन्होंने बता दिया, देखो ये वेन डायग्राम बना के 3-4 चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट थी। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG एक पराक्रमी बल के रूप में उभरा है जो आतंकवाद के विभिन्न रूपों से निपटने के लिए सुसज्जित है। अब आतंकवाद, इस बल के अधिदेश और उपलब्धियां, इसके अधिदेश क्या है, उपलब्धियां, ये दो ही चीज पूछी। तो पहले तो इन्होंने बता दी है भूमिका, उसके बाद ये प्रमुख अधिदेश बता दिए है, अधिदेश के बाद उन्होंने उपलब्धियां बता दी है, और उपलब्धियां बता के ये आगे क्रिया बता देते, बस ये खत्म हुआ। परिसंपत्ति मुद्रीकरण से आप क्या समझते हैं, भारत में इसकी आवश्यकता क्या है, इस संदर्भ में उन मुद्दों पर चर्चा कीजिए जिन्हें राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के सफल होने के लिए समाधान करने की आवश्यकता है। अब परिसंपत्ति मुद्रीकरण क्या होता है, इसे क्या समझते हैं, तो उन्होंने इसकी परिभाषा लिख दी है। भारत में इसकी आवश्यकता क्यों है, इस संदर्भ में उन मुद्दों पर चर्चा की। देखो अब आवश्यकता क्यों है, तो इन्होंने यहाँ आवश्यकता बता दी, आवश्यकता क्यों है पॉइंट दे दिए। इस संदर्भ में उन मुद्दों पर चर्चा कीजिए जिन्हें राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के सफल होने के समाधान के लिए आवश्यक है। अब समाधान के लिए आवश्यक कौन कौन सी चीज़ें हैं, देखो यहाँ वेन डायग्राम बनाया हुआ है, तो उनके संदर्भ में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के लिए ये पॉइंट बता दिए और आवश्यकताएं और ये मुद्दे बता दिए, ये मुद्दे हैं।
और ये भी जो क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है 3 पेज में आता है, 10 नंबर क्वेश्चन 2 पेज में। 10 नंबर वाला 150 शब्द में लिखना होता है और जो 15 नंबर वाला तो 250 शब्द में होता है। तो उन्होंने बढ़ा के पूरा बता दिया और आगे गिरा भी बता दी, पॉइंट वाइज बताया। और ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एसएसई की स्थापना की आवश्यकता। अब पूछा क्या है तो परिभाषा देनी होगी, तो इन्होंने परिभाषा दे दी है। सेकंड है कि इसकी स्थापना की आवश्यकता और इसकी स्थापना की आवश्यकता क्या थी, तो यहाँ आवश्यकता बता देंगे। देखो ये पॉइंट वाइज आवश्यकता बता दी इन्होंने। और इसके प्रभावी क्रियान्वयन में विद्यमान चुनौतियां बतानी है, तो देखो ये चुनौतियां बता देंगे यहाँ पे। ये आवश्यकता थी और ये चुनौती है। देखो ये कितना तथ्यात्मक है, इतने आंकड़े कोई मतलब यूपीएससी में कोई बंदा याद नहीं करता, इसलिए मैं बोलता हूँ रवि जैसा कोई नहीं लिख सकता है और हम भी नहीं लिख सकते। हम कोशिश करेंगे रवि जैसा बने आगे से पूरी रवि की। और आगे की रावी कितनी गजब बताइए, मतलब यूनिक है, रवि यूनिक है। और टॉपर जो रवि सुनील कुमार धनवंता है, उनकी कॉपी मुझे मज़ा नहीं आया इतना देख के, लेकिन ये कॉपी जो है ये देखने के बाद लगता है कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं। भारत के संदर्भ में कृषि विस्तार के महत्व प्रकाश डाली। कृषि महत्व पूछा हुआ तो ये पहले ये महत्व बता दिया इन्होंने। विस्तार सेवाओं के प्रावधान में सामना की जाने वाली चुनौतियां कौन सी। अब चुनौतियां पूछी हुई है तो चुनौतियां बता देंगे। ये देखो ये बता दी चुनौतियां, मेरे को लगता है ये चुनौतियां हैं, पॉइंट वाइज बता दी चुनौतियां। और थर्ड क्या पूछा हुआ है, और कृषि विस्तार और प्रौद्योगिकी राष्ट्रीय मिशन इनके समाधान कैसे करेगा मुद्दों का, तो ये समाधान भी बता देंगे। ये बड़ा समाधान के रूप में है, ये 4 मिशन है समाधान के रूप में और चारों मिशनों के ऊपर चर्चा करके लास्ट में निष्कर्ष दे। निष्कर्ष देना आवश्यक है, भूमिका देनी आवश्यक है। इस नंबर बढ़ते हैं आपके। रोजगार समस्या का सामना कर रहा है वर्तमान में भारत में, तो कैसे इसे स्पष्ट रूप से निरूपित कीजिए, मतलब कैसे कर रहा है, तो निरूपित करना है तो कर लेंगे। जैसे बेरोजगारी दर ये 4.8% है। इस समस्या के अस्तित्व के मूल कारण और कारण भी बताने। तो भारत की रोजगार समस्या के पहलू क्या क्या है, तो देखो ये बेरोजगारी है, सेक्टर वाइज रोजगार है, इसके संदर्भ में महिला प्रतिनिधित्व है, कौशल रोजगार संरचना है और भारत इस नंबर। और इसके मूल कारण है, तो कारणों के ऊपर भी देखो एक गजब चर्चा की हुई है। मैं आपको सारा एकदम नहीं पढ़ा सकता हूँ क्योंकि मुझे मेरा टारगेट ये है कि कॉपी को 7-8 मिनट में खत्म करना है। हालांकि समुद्री व्यापार की विखंडित लॉजिस्टिक गतिविधियों को एकीकृत करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गए। अब क्या क्या कदम उठाए गए वो भी बता देना चाहिए। उठाए गए कदम देखो ये बता दिए। फिर भी भारत को एक समुद्री पावर हाउस बनने के लिए और भी बहुत कुछ की जाने की आवश्यकता, और क्या क्या किए जाने की आवश्यकता वो बता दो। जैसे ये कदम उठाए थे और इसको अभी भी कई चुनौतियां हैं, तो चुनौतियां कैसे निपटे बता दो, ठीक। और अभी क्या क्या किए जाने की आवश्यकता है वो भी दिखा दे। बस खत्म किए लो पूरा। अर्थ आपको लग रहा है कि यार कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसकी पीडीएफ, तो मैं इसकी पीडीएफ वीडियो के साथ ही लिंक कर दूंगा। और अपना टेलीग्राम चैनल भी मेरा स्टडी विद सुंदर है, तो वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, वहाँ से जुड़ जाइए स्टडी विद सुंदर से टेलीग्राम चैनल से मेरे। वहाँ मैं आपको ये सारी पीडीएफ देता रहता हूँ। अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के मध्य एक और मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट सारे करो, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ो, ताकि आगे मैं भी आगे ऐसी वीडियो देते रहूँ आपको। अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के मध्य संबंधों को समझाने के लिए प्राकृतिक पूंजी और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिए लेखन महत्वपूर्ण है। अब लेखन महत्वपूर्ण है तो ये देखो यह महत्वपूर्ण उदाहरण के माध्यम से बता दिया, और ये प्राकृतिक खाता स्थिति के बारे में बता दिया। और बाद में की अच्छा पहले आप पूछ लीजिए, इस समय भारत में की गई पहलों की विशेष संदर्भ बताना था। पहले पूछी हुई तो ये पहले बता दी, वो पहले महत्व बता दिया था, ये पहले बताइए। अब इसका महत्व और बता दिया, ठीक है, ये महत्व हो गया। और अब आगे गिरा बता के ये निष्कर्ष देंगे। निष्कर्ष देखो 1.5%। ये तथ्यात्मक बहुत ज़्यादा है, तथ्यात्मक ही होना चाहिए। यूपीएससी तथ्य के आधार पर आपको नंबर देंगे बहुत ज़्यादा दबा दबा के। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ तीव्र और अनियोजित शहरीकरण की, देखो ये विकास द्विकृति सर ने रवि कुमार सिन्हा को स्पेशल ट्रेंड किया था, ठीक है, स्पेशल रूप से उनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी थी। तो आप इस चीज़ को ये अगर आंसर सारे आ रहे तो विकास द्विकृति सर के बताए हुए कई चीज़ें हैं। और इसको आप अब विकास द्विकृति सर से हर कोई तो मिल नहीं सकता, क्योंकि रवि कुमार तो आज से 3 साल पहले टॉप कर चुका था, उसके बाद अब कंटिन्यू लगा हुआ है और इस बार प्रॉपर रैंक ले पाया है। तो आप भी अगर विकास द्विकृति को अगर नहीं फॉलो कर सकते तो हमारी वीडियो को फॉलो करो और इस कॉपी को फॉलो करो, तो आप विकास द्विकृति जरूरी नहीं कि आप डायरेक्ट लिंक लेके ही आप कुछ निकाल पाओगे, आप इनडायरेक्ट रूप से अच्छा काम कर सकते हो। एकलव्य की तरह अंगूठे देने की आवश्यकता नहीं, अपना गुरु खुद बनो। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ तीव्र और अनियोजित शहरीकरण ने प्राकृतिक आपदाओं के जोखिम और प्रभाव दोनों को बढ़ा दिया है। जोखिम प्रभाव दोनों को बढ़ा दिया है। हाँ, तो ये बढ़ा दिया तो कैसे, जैसे जनसंख्या वृद्धि है। भारत में विद्यमान प्रासंगिक चिंताओं के निवारण हेतु यथोचित उपाय भी बताना है। कैसे बढ़ाया है, देखो ये बढ़ाए के बारे में बता दिया, ये ऐसे बढ़ा दिया है जैसे अनियोजित शहरीकरण है। और इसके उपाय बताने तो ये उपाय भी नीतिगत बता दिए इन्होंने। भारत की बढ़ती ऊर्जा मांगों के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन एक गेम चेंजर हो सकता है। टिप्पणी कीजिए। अब कैसे हो सकता है टिप्पणी करनी, तो ये इसके बारे में मिशन के बारे में चर्चा कर ली, ये पूरी चर्चा है, ठीक है। और उसके बाद ये मिशन हो गया।
अब चुनौतियां बता दी कि इसमें चुनौतियां क्या है, अगर ये चुनौती हल हो जाएगी तो काम ठीक हो जाएगा। और लास्ट में जाके इन्होंने निष्कर्ष दे दिया, अपने क्षेत्र की भू रणनीतिक अस्थिरता और इसके समक्ष विद्यमान साइबर खतरों के संबंध में व्यापक जागरूकता के बावजूद भारत ने साइबर स्पेस सुरक्षा के लिए अपनी नीति और सिद्धांत विकसित करने में केवल साधारण प्रगति की है। इस पर चर्चा करनी है। तो ये अब भारत के समक्ष इसमें खतरे क्या है, खतरे बता दिए, ठीक है। अब सिद्धांत कदम क्या क्या है भाई सुरक्षा नीति और सिद्धांत के तहत, तो ये कदम उठाए, कदमों के बारे में चर्चा कर ली इन्होंने। और इसमें निष्कर्ष नहीं दिया है, ये निष्कर्ष दिया है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि रवि सिंह कुछ गड़बड़ करे। ये देखो मैपिंग कर ली बहुत जबरदस्त तरीके से। आंतरिक सुरक्षा के संबंध में था, तो आंतरिक सुरक्षा कहाँ खतरा, नक्सलवाद कहाँ था, बता दिया था, ठीक है। इसमें अस्से को हल करना क्या कैसे कैसे किया जा सकता है, ये बता रहे हैं, ठीक है। और देखो ये डायग्राम के माध्यम से, जैसे अकॉर्डिंग टू मी लास्ट में जैसे ये डायग्राम नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर प्रभावी निष्कर्ष दीजिए, ना कि यहाँ डायग्राम बनाओ। तो दोस्तों मैं आपसे एक बार पुनः कहना चाहता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर।